हो या तुमने कोई अलग मेथड से किया हो। ठीक है, तो करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। पेंडिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्क्रीन विजिबल है? यस। चलो ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर 7। क्या था क्वेश्चन नंबर 16? इफ m cube plus n cube plus 99mn is equal to 33 का होल क्यूब, कॉमा mn greater than or equal to 0, m comma n are integers then m और n की वैल्यू पूछी थी। फाइंड m comma n, या कितने इनकी पेयरिंग बन सकती है, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, शायद मैंने कल भी बताया था। और जब तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे जिसमें क्वेश्चन एंड लॉजिक लिखोगे, तो लॉजिक यहाँ पे बहुत ही आसान लॉजिक है, बट दिखता नहीं है कई बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यही होता है ना शायद फॉर्मूला, यही हमने किया है शायद। बट इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर तुम्हें फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने फॉर्मूलाज देखे थे वो याद है तो हाफ ऑफ, हाफ बाहर कर दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस ए होल स्क्वायर। यही हमने एक फॉर्मूला देखा था जो कि हमें याद रखना है। ठीक है, हम यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो यूज करेंगे। तो उसको यूज करना है अगर, तो यहाँ पे पहले देखो तो कि क्या ये फॉर्म बन भी पा रहा है। बिल्कुल बन रहा है। अगर मैं सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 33 का क्यूब प्लस 99mn, यही है ना? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस माइनस 33 का होल क्यूब, बस इतना ही सोचना था। माइनस 3abc, 3 इंटू m इंटू n इंटू माइनस 33 इक्वल टू 0। क्या ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, इतना क्लियर है? यस सर। बस अब तो बन गया मेरा फॉर्मूला। ए तुम्हें दिख यस रहा सर। होगा, ए हमारा कितना दिख रहा है, m, b को मान लेते हैं n और c को क्या मान लेते हैं, माइनस 33। तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें सिंपलीफाई करना है। फर्स्ट फॉर्मूले से कुछ मिलेगा नहीं खास। a प्लस बी प्लस सी m प्लस n माइनस 33, ये हो गया। उसके बाद m माइनस n का होल स्क्वायर, n माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 33 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 33 माइनस m का होल स्क्वायर को मैं m माइनस m प्लस 33 भी लिख सकता हूँ ना, दोनों नेगेटिव ही होंगे, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही कर दो। ये आ गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट नो टिल सर। हियर? चलो, तो अब दो एक्सप्रेशन जीरो हो सकते हैं हमारे, या तो पहला एक्सप्रेशन जीरो होगा या दूसरा एक्सप्रेशन, दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है ना। तो अगर अपन ये उठाते हैं, केस नंबर 1, व्हेन m प्लस n माइनस 33 इक्वल्स टू 0, मतलब m प्लस n इक्वल्स टू 33। m और n के बारे में कुछ दिया है क्या? इंटीजर।
m और n इंटीजर से और mn का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब कोई जीरो भी हो सकता है और क्या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं? दो चीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट हो तो सकते हैं, बट अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो 33 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, वो बात अलग है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला क्या है कि m और n या तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे या दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। साइड में ये लॉजिक लिख लो ताकि याद रहे। क्वेश्चन में वो वहां पे नेगेटिव हो नहीं सकता, वो बात अलग है, पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम्हें दिया था m और n अपने इंटीजर से बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का फॉर्म सिंबल होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर, और mn greater than or equal to 0, therefore m और n both positive और both negative और can be 0 as well, क्योंकि ना तो पॉजिटिव में 0 आता है ना नेगेटिव में आता है, और प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो कोई एक भी 0 हो सकता है, दोनों 0 भी हो सकते हैं, इस टाइप से। तो इतनी इंफॉर्मेशन से समझ में आया कि क्या क्या डिकोड होता है अपना पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्पेसिफिक हम आएंगे, बट ये जरूरी है समझना, क्योंकि अगर ये डिकोड नहीं कर पाए तो गलत हो जाएंगे, एक आध भी केस उधर इधर हुआ गलत, तो ये इंपॉर्टेंट है फील करना। ठीक है, और यही हम फंडामेंटल्स में सीख रहे हैं। अब m प्लस एन इक्वल टू 33 है, दोनों पॉजिटिव ही होंगे, दोनों नेगेटिव से तो एडिशन प्लस 33 होगा नहीं, तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। तो भाई बताते जाओ क्या क्या पॉसिबल है। एंड 0 एज वेल, अरे 0 भी तो हो सकता है कोई एक, एनी वन, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी है यहाँ पे, ये भूल जाते हैं हम कई बार। ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव में 0 नहीं आता है। तो m इक्वल टू 0, n इक्वल टू 33, m इक्वल्स टू 1, n इक्वल टू 32, m इक्वल टू 2, n इक्वल्स टू 31, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आखिरी n इक्वल्स टू 33, सॉरी m इक्वल्स टू 33 और n इक्वल्स टू 0। तुमसे पूछे गए हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, m और n अलग अलग है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है m और n अलग अलग है, तो m0 n33 और m33 n0 अलग अलग काउंट होंगे। एक वर्ड और इंट्रोड्यूस करा है मैंने, क्या इंट्रोड्यूस करा था वो क्वेश्चन में? ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है m और n हमारे अलग अलग है, इसलिए दोनों केस अलग अलग हो गए। क्वेश्चन में आगे हम सेट्स के वक्त पढ़ेंगे, सेट्स रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आती है कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी में भी गिवन है। अनऑर्डर्ड पेयर भी होता है, तो अनऑर्डर्ड पेयर में ये दोनों को सेम ट्रीट कर दिया जाता है, मतलब 0 33 33 0 एक काउंट हो जाते हैं। समझ आ रहा है? 132 32 1 एक काउंट ही होता है, वो अलग अलग नहीं ट्रीट करते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब ऑर्डर अनऑर्डर्ड पेयर्स हम रिलेशन जब स्टार्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑल, तब आएगा। बट अभी तुम इतना समझ गए कि इनको अलग ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन में मैंने ऑर्डर्ड पेयर वापस से यहां लिखा नहीं था, बाय डिफॉल्ट हम ऑर्डर्ड पेयर्स ही लेते हैं जब ऐसे पूछा जाता है तो, पर कभी कभी क्वेश्चन में अनऑर्डर्ड वर्ड भी दे दिया जाता है। तो ये कितने हो गए टोटल, यहां से तो कितने हो गए? 34। 34। चल, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, और केस 2 के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है भाई? हमारा सेकंड फैक्टर जो है, क्या है भाई? सेकंड फैक्टर बहुत बड़ा सा है, m माइनस एन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 33 का होल स्क्वायर, और वो माइनस माइनस दोनों और होल स्क्वायर है तो उसको फिर मैं m प्लस 33 लिख दूं ना, का होल स्क्वायर। अब तीन होल स्क्वायर का सम भी तो 0 हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीन स्क्वायर का सम कब 0 होता है? ये हमने फंडामेंटल के वक्त स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब तीनों 0 होने चाहिए। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तीन स्क्वायर का सम 0 मतलब तीनों 0 होंगे तभी 0 होगा, कोई और तरीका ही नहीं है। तुम स्क्वायर को नेगेटिव नहीं ले सकते तो कोई और नंबर होगा नहीं, तो 0 लाने के लिए ऑल थ्री
साइमल्टेनियसली जीरो, इसका मतलब क्या होता है? इस अंग्रेजी वर्ड का मतलब साथ में, ऐसा नहीं और नहीं लगा रहा हूं, और या तो ये जीरो, वो तो प्रोडक्ट्स में होता है, a इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो या तो a जीरो या तो b जीरो या दोनों जीरो, पर ऐसा दिया है मतलब तीनों को साथ में जीरो होना पड़ेगा। एक भी अगर जीरो नहीं हुआ तो वो वैल्यू मिल जाएगी ना मुझे, फिर जीरो नहीं मिलेगा। तीनों को जीरो होना है साथ में, मतलब तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? तीनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। चाहो तो लिख लो ये भी चीजें, क्योंकि ये सब काम आएगा आगे जाके। हिंदी में नहीं लिखना। ऑल थ्री कंडीशन, all three condition should be satisfied simultaneously। वैसे तुम तो अभी इंग्लिश हिंदी का पेपर देने वाले हो ना, तो गुजराती देने वाले हो? अच्छा, एक लैंग्वेज तुमने अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और लिया होगा ना? इंग्लिश तो मैंडेटरी होता है अपनी यहाँ। हिंदी प्रदेश में मातृभाषा में भी अपन क्या पढ़ते हैं ज्यादा? मैंडेटरी क्या रहता है? इंग्लिश। इंग्लिश को तुम नहीं छोड़ सकते हो ना? अच्छा ठीक है, तो संस्कृत भी ऑप्शन ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, या गुजराती भी है, तीनों लैंग्वेज है ऑप्शन। कोई और भी है चौथी? नहीं। ओके। अच्छा, फ्रेंच भी है, वो भी ऑप्शन में है। अच्छा, तो फिर संस्कृत वगैरह हिंदी नहीं लेना कि वो तो और एडिशनल होती है? अच्छा ओके। नहीं, वो तो सब फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। मैं तो वो जो मेन सब्जेक्ट बोल रहा हूँ उसमें एक और दो लैंग्वेज होती है जनरली, एक इंग्लिश और एक और कोई होता है शायद ना। मैंडेटरी तीन। अच्छा अच्छा, हिंदी इंग्लिश मैंडेटरी है और तीसरा एक और आपको लेना रहेगा जो आपकी मर्जी। अच्छा ओके, 10th में भी होता है ऐसा? ओ चलो ठीक है। तो ऑल थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, मतलब m माइनस एन जीरो, n प्लस 33 जीरो, और एक और क्या है? m प्लस 33 जीरो। क्या ये तीनों साथ में पॉसिबल है? दिस इंप्लाइज m इक्वल टू n इक्वल टू माइनस 33, m इक्वल्स टू माइनस 33। क्या तीनों साथ में पॉसिबल है? बिल्कुल, दोनों बराबर भी है और दोनों की वैल्यू भी सेम है। अगर एक की वैल्यू कुछ और आ जाती तो हम नहीं बोल पाते थे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फिर इससे कुछ भी नहीं मिलता मुझे, तो बस पहले ही केस से मुझे आंसर मिलता। तो एक और पॉसिबल वैल्यू मिल गई, तो आंसर क्या होगा फिर? देयरफॉर 35 सर। टोटल 35 पेयरिंग्स होगी। बोलोगे तो नहीं ये क्वेश्चन, इसमें जो जो भी फंडामेंटल यूज हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। बेटा एक ये भी तो मिल गया, माइनस 33 कॉमा माइनस 33। ये यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे तो आया नहीं है। माइनस 33 कॉमा माइनस 33 आया ना एक पेयरिंग। ये दो वैल्यू लेके देखो, क्वेश्चन में रख के देखो, सेटिस्फाई हो रही है वो इक्वेशन। और पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, और तुम्हें क्या बोला था क्वेश्चन में? mn ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव होता तो लेता क्या ये? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और एक भी कम ज्यादा हुआ गया क्वेश्चन। तो समझ में आ रहा है? हमने यहां से ये डिस्कस कर लिया था कि दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होगा, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। सारे इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। हाँ, तो दोनों का एडिशन आ तो रहा है -66, पर हमें इंडिविजुअल ट्रू करना है तीनों को। तो इंडिविजुअल ट्रू करना है तो फिर तो दोनों को ही -33 होना पड़ेगा ना। ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बेटा। हाँ, तो यही तो बात है, एक केस और बनता है यहाँ पे। ये जो केस आता है ना अपना, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc में एक फैक्टर और आता है। हमने एक चीज पढ़ी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये तुमने एक पढ़ा है।
पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो तब भी ये जीरो हो रहा है। देखो ना, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दो, क्या ये जीरो नहीं हो रहा है? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी से भी तो बन रहा है, वो तुमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाओगे तो दोनों केस आएंगे, और ये वाला एक केस बढ़ जाता है, क्योंकि 34 आंसर निकाल लेते हैं बच्चे, पर 35 इज द मेन की फैक्टर। ठीक है, और हाँ? क्या क्या? हाँ, ये तीनों साथ में जीरो होने चाहिए, मतलब m इक्वल टू एन भी होना चाहिए, n इक्वल टू -33 भी होना चाहिए, और m इक्वल टू -33 भी होना चाहिए। तो हाँ, तो इससे तो वैल्यू ही निकल गई ना, और ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। जैसे मान लो एक इक्वेशन से आता अपना, जैसे यहाँ पे m प्लस 32 होता, तो ये -32 आ जाता। तो क्या -33 और -32 बराबर होते क्या? नहीं, तीनों ट्रू होने चाहिए साथ में। तो जो वैल्यू हम ले रहे हैं, क्या वो ये तीनों ट्रू कर रहा है? बिल्कुल बराबर भी है, और दोनों की वैल्यू अपनी -33, और हम नेगेटिव भी ले सकते हैं दोनों को। 35 आया था आंसर? चलो ठीक है, आया है तो अच्छी बात है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 था। 17 हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। जिसमें 5 आया था, जिसमें ऑड इवन कॉन्सेप्ट तुमने सीखी। अब हम अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 होल स्क्वायर बनाने थे, जिसको दिख गया उसके लिए बहुत इजी हो, जिसको नहीं दिखा उससे नहीं बना होगा। इफ यही था शायद। कुछ भी दे दो, अब उसमें क्या क्वेश्चन, तो क्या हुआ? अब क्वेश्चन अपन थोड़ा ना बदल सकते हैं यार, जो एग्जाम में जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा वही लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों दे दिया क्वेश्चन, बदलो ये, हम किसी से नहीं झगड़ सकते बेटा, वो तो हमें जो पसंद है पेपर बनाने वाले को भी वही पसंद होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन तुम्हें दिया है, और फिर तुम्हें बोला है फाइंड a1 प्लस थ्राइस ऑफ a2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ a3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ a4। ये वैल्यू हमसे पूछी है। तो भाई अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देख के तो लगता है बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तुक्का मारे तो शायद बैठ जाए, पर हम ना तो तुक्का मारेंगे, नहीं कोई ऐसे सोचेंगे हम, मैंने जो जैसे तुम्हें हिंट दी थी दैट इज होल स्क्वायर बनेंगे। हम वही फंडामेंटल्स ले रहे हैं जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के 1-2 क्लास में बताए थे, वही यूज हो रहे हैं, बस क्वेश्चंस अलग अलग है। तो उसके लिए क्या करें भाई, सबको एक तरफ लेकर आओ। अब सबको एक तरफ लेकर आए तो आरएचएस में लिया है सबको, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पहले, तो 2 को उधर ले जाओ, एलएचएस में ले जाओ, फिर ब्रिंग ऑल टर्म्स टू आरएचएस। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और फिर ब्रिंग ऑल टर्म्स टू आरएचएस। तो फिर क्या बनेगा जरा देखते हैं। एक टर्म आई a1 a2 a3 a4 माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a1 माइनस 1 ट्वाइस ऑफ, सबको एक तरफ लिया ना, नेगेटिव हो जाएगा ना, a2 माइनस 4 माइनस थ्राइस ऑफ, कितना था? ओ हाँ हाँ हाँ, तो ये 4 हो जाएगा। एक मिनट, इसको बनाते हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा? 6 a3 माइनस 9, और आखिरी बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, कितना था उधर बाहर? 4 था ना, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सभी टर्म्स को आरएचएस में लिया है, ताकि a1 a2 a3 a4 हमें पॉजिटिव दिखे, बस ये एक्सप्रेशन आएगा।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो ये आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे 4 एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं सिंगल a1 a2 a3 a4 और 4 एक्सप्रेशन रूट वाले दिख रहे हैं, राइट? यहाँ -1 -4 -9 और -16 भी दिख रहा है, ओके। बट एक खास बात है जो तुमने यहाँ पे नोटिस करी होगी, अगर हम होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग सोचो तो फिर तो बहुत सारी चीजें क्लिक हो जाती है तुरंत, पर अगर होल स्क्वायर नहीं सोचे तो फिर कैसे क्लिक होता? तो देखो यहाँ पे जो नंबर है ये स्क्वायर है एक नंबर का, 2 स्क्वायर। यहाँ पे भी वो नंबर एक है 2 और भी वैसे तो यहाँ पे नंबर है 3 स्क्वायर, वो नंबर बाहर भी है एक 3, 2 इंटू 3। यहाँ पे नंबर है 4 स्क्वायर, बाहर भी है एक 4 और उसमें भी एक इंटू 2 आ रहा है, मतलब सब में एक इंटू 2 आ रहा है। अंदर वाला नंबर जिसका स्क्वायर है 1 भी तो एक 1 स्क्वायर ही होता है और बाहर 1 इंटू 2 है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा जो अंदर एक स्क्वायर है वो बाहर भी और एक 2 इंटू आ रहा है, बार बार सब में 2 इंटू आ रहा है। तो अगर 2 इंटू आ रहा है तो अपने पास 2-3 फॉर्मूले हैं, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर जिसमें 2ab की टर्म आती है, या a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, उसका भी हमने बनाया था फंडामेंटल क्लास में। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर जैसा नहीं बनेगा, यहाँ अलग अलग होल स्क्वायर मिल रहे हैं और बीच में अपने पास क्या है माइनस, और माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर दिखेगा। देखो कैसे दिखेगा, a1 है ना, A1। क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ। -1 किया है तो +1 भी करना पड़ेगा, क्यों? घर की खेती नहीं है हमारी। a1 को a1 -1 +1 करके लिख सकते हैं ना, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, रूट करके स्क्वायर कर दिया, लिख सकते हैं ना। अरे हे वही a1 को ऐसा लिख दिया ताकि तुम्हें दिखे, वो दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। और 1 को तो 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ओके। अब a2 को क्या करोगे, यहाँ दिख रहा है अपन को a2 के साथ 4 है, ये दिखा रहा है टर्म्स कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो -4 करोगे तो +4 भी करना पड़ेगा, और इसको भी फिर से क्या लिख दें, रूट का स्क्वायर, क्योंकि वहां रूट की टर्म है, और इस 4 को क्या लिख देंगे अपन, 2 का स्क्वायर। ये हो गया। तीसरा बताओ अब, a3 -9 स्क्वायर +9, और 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर। आगे बताओ नेक्स्ट क्या है, a4 भी है, a4 -16 होल स्क्वायर +16, और 16 भी क्या है अपना, 4 का स्क्वायर। इस टाइप से अपन ने ये सभी होल स्क्वायर बना दिए, ठीक है। अब जो टर्म ऑलरेडी थी उसको लिख देते हैं भाई, क्या क्या टर्म थी, माइनस, क्या है नेक्स्ट टर्म, 2 लिखा है ना, उसमें इंटू 1 करके लिख दूं, और a1 -1 तो है ही सही, माइनस दूसरी टर्म बोलो, 2 इंटू 2 इंटू √(a2 -4), थर्ड टर्म बोलो 2 इंटू 3 6 है ना, 2 इंटू 3 इंटू √(a3 -9), माइनस 2 इंटू 4 इंटू √(a3 -16). बोलो क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, और ये होल इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 0। अब बताओ क्या होल स्क्वायर अब दिखाई दे रहे हैं? इसको अगर मैं x बोलूं, इसको y बोलूं, तो -2xy, इसको मैं p बोलूं, इसको मैं q बोलूं, क्यों बोलूं नहीं q बोलूं अगर, तो -2ab, इसको मैं m बोल दूं, इसको मैं n बोल दूं, तो m² + n² -2mn, इसको मैं g बोल दूं, इसको मैं h बोल दूं, -2gh, तो a² + b² -2ab, दिस वाज द लॉजिक। इसमें वो लॉजिक यूज हुआ जो शायद सबको पता था, बट तुम्हें अभी भी वो क्लिक नहीं हो रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं क्रैक हुआ तो नहीं क्लिक हो रहा है, तो हमें और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा डीप इनसाइड। वो फंडामेंटल जो फॉर्मूले है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैथ्स में यूज होते हैं, बस डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन में हिडन होते हैं वो। ये समझ आ गया अब होल स्क्वायर?
तो डायरेक्ट लिखूं, पहला होल स्क्वायर बताओ क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस वन ए माइनस बी, बनी है ना वो तो, होल स्क्वायर। दूसरा बोलो a2 माइनस फोर, सॉरी माइनस है ना सब, होल स्क्वायर माइनस टू ए बी बन रही है ना सब में टर्म, माइनस टू का होल स्क्वायर, a3 माइनस नाइन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और एक आखिरी a4 माइनस 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गए अपने चार होल स्क्वायर्स का सम। और फिर से वही चीज आ गई जो ऊपर भी बताई, चार स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा, जब वो खुद 0 होंगे। और कोई तरीका नहीं है, तुम बता दो कोई और तरीका हो तो। इसको अगर तुमने मान लो, जैसे इस स्क्वायर की वैल्यू को तुमने मान लो 4 मान लिया, तो फिर -4 आना पड़ेगा आगे जाके, तभी तो 0 होगा। पर -4 कैसे आ गई, ये भी तो सब स्क्वायर ही है। तो इसके कारण सभी होल स्क्वायर की टर्म क्या होनी चाहिए, 0। देयरफॉर ऑल इंडिविजुअल ब्रैकेट्स शुड बी 0। एक वर्ड और आएगा क्या, साइमल्टेनियसली, साथ में सबको 0 होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक हो गया एक नहीं हुआ, नहीं बाबा नहीं, वो तो प्रोडक्ट रहता है जब 0 तो हम बोलते हैं। तो भाई देयरफॉर अब तो बताते जाओ, पहले होल्स, पहला क्या है, ये टर्म है, a1 इक्वल टू 2। तो a1 माइनस अंडर रूट इक्वल टू में करा, a1 माइनस वन स्क्वायर करके उधर करा, दिस इंप्लाइज a1 इज इक्वल टू 2। यही आया था, जिसका भी आंसर आया था चेक कर लेना। दूसरा, अंडर रूट ऑफ a2 माइनस फोर माइनस टू इक्वल टू 0, मतलब अंडर रूट ऑफ a2 माइनस फोर इक्वल टू 2, मतलब a2 माइनस फोर इक्वल टू 4, तो a2 इज इक्वल टू 8। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सभी ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट कर रहा हूं। तो हर एक टर्म को फिर सॉल्व करो ना, a1 a2 निकल रहा है, थर्ड कौन सा है, हाँ हाँ डबल होगा, बट फिर भी अपन कर लेते हैं, अभी सभी लिख लेते हैं। तीसरी टर्म है a3 माइनस नाइन वाली, थर्ड टर्म अंडर रूट ऑफ a3 माइनस नाइन 18 माइनस थ्री, ये भी 0, मतलब अंडर रूट ऑफ a3 माइनस नाइन इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज a3 माइनस नाइन, स्क्वायर करोगे तो ये भी 9 हो जाएगा, तो a3 किसके बराबर आ जाएगा, 18। ये आ गया। और आखिरी टर्म बस अब बचती है, वो है a4 माइनस 16 वाली, बिल्कुल सही, a4 माइनस 16 माइनस 4 0, अंडर रूट ऑफ a4 माइनस 16 अपना 4 हो जाए, स्क्वायर करोगे तो a4 माइनस 16 मेरा 16 के बराबर आ जाएगा, तो a4 मेरा 32 हो जाएगा। तो a1 a2 a3 a4 की वैल्यूज निकल गई, 2 8 18 और 32, 2 8 18 32। क्या किया, हम्म हम्म, तो अरे 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 अरे, एक पॉइंट है, मैं तुमसे भी पूछता हूँ, ये तो समझ आ गया ना, पहले आंसर निकाले थे फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, वैल्यू किससे पूछी थी, a1 प्लस थ्राइस ऑफ a2 माइनस 5a3 प्लस 6a4, यही था ना, अपॉन इसकी वैल्यू पूछी थी, तो a1 कितना हो गया 2, 128 a3 इंटू 8 हो जाएगा ये, माइनस 5 इंटू 18 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 32, किसी ने निकाली वैल्यू कितनी आ रही है, 120, 128 क्या 128 2 रेस टू कुछ होता है, होता है, कितना होता है, 2 रेस टू 7। जनरली इसका आंसर जो देंगे वो ऐसा देते हैं, इज इक्वल टू 2 रेस टू k, देन फाइंड k, वो k अपन को बबल फिल करना पड़ता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में अगर आता है तो। ये आ गया आंसर, ठीक है। अब तुमने जो बोला है, मैं बस ऐसी एक चीज तुमसे पूछता हूं, मुझे जवाब देना, इफ x1 प्लस x2, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर रहा हूं, ऐसा लिख दिया मैंने,
तो x1 1 होगा। अरे बेटा ये तो कितना हो रहा है, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, इन सबका सम 20 है, तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगी। ऐसे अपन एक एक कंपेयर यहां नहीं कर सकते, समझ में आया? क्योंकि ये ओवरऑल सॉल्व करके और भी पॉसिबिलिटी से वो वैल्यू मिल सकती है। अब चार चीज का सम फिक्स है, तो वो चार बहुत सारे तरीके से वो फिक्स नंबर ला सकते हैं हम, वैसा तो वैसा कंपैरिजन नहीं होगा वहां। ओके चलो, हाँ बेटा बोलो। उसके लिए वो तो ठीक है, बट क्या पता A2 की भी वैल्यू मिलके वो वैसी वैल्यू सेम दे रहा हो। हमें तो वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना बेसिकली, हमें ये नहीं पता कि वो वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी। वी कांट से लाइक दैट कि दोनों तरफ है तो दोनों तरफ कर देंगे, उसके लिए कोई और चीज देना जरूरी है। और वो क्या चीज होती है वो अपन आगे जाके मैथ्स में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट देना जरूरी है वर्ड। अगर A1 A2 A3 A4 इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब A1 का A2 से कोई लेना देना, तो फिर कंपेयर हो सकता है। पर ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था कि इंडिपेंडेंट है। समझ आ रहा है? कोई भी चीज जब तुम कंपेयर करते तो हम कब करते कंपेयर, जब वो इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे में कोई लेना देना नहीं हो, तब कंपेयर करते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? आगे हम डिटेल में इस पॉइंट को भी समझेंगे बहुत। चलो खैर, ये बैठक समझ में आई? हाँ बेटा, हाँ सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, वो थोड़ा और आसान बना देगा, बट अब मैंने सब्स्टिट्यूशन किया नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें दिख रहा था सब कुछ। रखू क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ए बी सी इनको मान के, फिर वही होल स्क्वायर, फिर ए को वापस, वो बस समझने के लिए है। बिल्कुल सही है वो भी। टू फील द क्वेश्चन यू कैन सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरी टर्म, ताकि छोटी दिख जाए टर्म्स, और फिर और इजीली दिख जाता है। बिल्कुल। चलो, दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 18। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है एज इट इज। बस ये जो आखिरी में जो वैल्यू निकाली ना, वो अलग अलग पूछी जा सकती है। हाँ ये लो, ये आ गया। तुम बस एक फॉर्मूला बेटा याद रखो, तुम वो फॉर्मूला भूल गए हो बस, और कुछ नहीं है। रिवर्स फॉर्मूला, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा भी था कि बेटा रिवर्स फॉर्मूला याद करो। यही फॉर्मूला लगा है, देखो। इसको x बोलो, इसको y बोलो, तो x का स्क्वायर दिख रहा है, y का स्क्वायर दिख रहा है, इधर देखो इधर 2xy, तो क्या हो जाता है ये पढ़ा होगा शायद तुमने, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो देखो ना x माइनस वाई होल स्क्वायर। फिर इधर भी देखो, एक ये स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे देखो, मतलब ये था अपना लॉजिक। पर फिर से वही रिवर्स फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर सबको पता है, पर वो कभी लिखा हुआ दे दे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ए माइनस बी होल स्क्वायर है। नहीं नहीं नहीं, ये सब ये वाली टर्म्स थी, ये वाली, ये ब्लू वाली, ये सब टर्म्स है। इसको मैंने ऐसा लिखा, इसको मैंने ऐसा लिख दिया ताकि वो 2ab दिखे। वो कितनी टर्म्स है ना अपनी, 4 और 4 8 है ना, तो ये तो 4 ही हुई थी जिसमें ऐड सबट्रैक्ट करके अपन ने वैसा लिखा। बाकी की ये जो 4 टर्म्स थी जो सबट्रैक्शन में दी वो एक साथ थी, वो जगह नहीं थी ना वहां पे उस समय, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया था व्हाइट। इसको अब कलर नहीं चेंज होगा, नहीं इसको कैसे कलर चेंज कर सकते, इसको सिलेक्ट करूं? ओ हाँ, होता है, मुझे पता नहीं था कि ये होता है कभी जरूरत पड़ी नहीं चलो खैर, अब ठीक है, अब साथ में ही चल रहा है वो चलो, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, A1 निकालने के बाद स्क्वायर करते हैं, लिखो क्या यहाँ पे, लिख देता हूँ मैं, मुझे लगा ये तुम समझ जाओगे। स्क्वायर करा गया है सब जगह, उधर ले जाके स्क्वायर किया, तो रूट हट जाएगा ना, रूट हटाने के लिए तो अपन को स्क्वायर करना ही पड़ेगा, वरना वो वैल्यू कैसे निकलेगी। चलो, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या था भाई क्वेश्चन नंबर 19? पहले 20 करते हैं, 20 फटाफट क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो 19 में समझाना बहुत कुछ है, वो अलग ही हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। तो 20 तो देखा देखा ऐसा पहले बहुत क्वाड्रेटिक बनाइए सब्स्टिट्यूशन करके। बनी किसी से क्वाड्रेटिक?
यस सर। अच्छा, सॉल्व नहीं हुई, बन तो गई क्वाड्रेटिक। ओके, देख लेते भाई ऐसे कितनी टफ क्वाड्रेटिक है जो बनने के बाद भी सॉल्व नहीं हुई। जरा देखते हैं। 15 इंटू टू रेस टू टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 135। मैंने लिख भी दिया था क्योंकि पिछली बार जब मैंने बच्चों को दिया था पिछले साल, तो बच्चे इसको डेसिमल समझ गए, इसलिए नीचे डॉट का मतलब क्या लिखा था मैंने उस शीट में, मल्टीप्लाई। मुझे पता था कोई वो नहीं समझ। अरे वो डॉट मतलब मल्टीप्लाई यार, नॉट क्योंकि इसको कोई पॉइंट में नहीं समझ जाए। 15.2 रेस टू पता नहीं क्या समझ सकते हो तुम। और उधर भी मैंने x प्लस वन में ब्रैकेट लगाया, पता चला वो वन नीचे आ जाए तुम्हारा, वो पावर में ही था। ठीक है कभी कभार बच्चे अलग ही समझ लेते हैं, पर एग्जाम में जब आएगा तो ये डॉट करके ही देते हैं वो पेपर में। वहां डेसिमल मत समझ जाना भाई पेपर में, हाँ तो मैंने यहाँ तो बता दिया। ठीक है, पर वो ऐसे लिखते नहीं है डॉट मींस मल्टीप्लाई, वो हमें समझना है वो 15 टाइम्स है। 15 पॉइंट कैसे हो सकता है 2 रेस टू एक्स प्लस वन? कभी आज तक ऐसा नंबर देखा क्या मैथ्स में? तो यार कैसे होगा यार थोड़ा सा आईक्यू लेवल को और अच्छा करो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, वरना तुम्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है, तुम बन भी जाओगे। ठीक है, खैर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। अब ऐसे एक्सपोनेंशियल वगैरह वी कांट सॉल्व, ओके, तो क्या करें? 2 की मैंने पावर तुम्हें, एक्स को टी। हाँ देखो इधर, 15 तो वैसे कॉमन निकल रहा है, ये कैंसिल भी हो रहा है शायद 15 से। अरे ये तो क्या था रे, 2 रेस टू टू माइनस एक्स, 15 कॉमन, ये तो मतलब बस डराने के लिए था। कितने से जाता है ये? 9। तुम 3 और 5 से डिवाइड करके वैसे कर लेना, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो क्वेश्चन तो और छोटा हो गया है, अब हो जाएगा। अरे यार पॉइंट क्यों लिया रे, लिखने के बाद भी अगर कोई पॉइंट ले लेगा तो फिर तो मतलब, लिखो नहीं लिखो तब भी पॉइंट ही मानना है तो पॉइंट ही मानो। पर शायद पता नहीं तुमने 10 तक मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉइंट भी लगाया है ऐसा डॉट, लगता है, ठीक है, हवा में उड़ता है। ये नीचे था भाई, कितना नीचे था भाई, यहाँ कैसे तुम नीचे ऊपर ऐसा बोल सकते हो? वहां तो लाइंस भी नहीं दी हुई थी जो मैंने भेजा, तुमने अपना दिमाग लगाया उसमें, ऐसा बोलो चलो, 2 रेस टू एम प्लस एन 2 रेस टू एम इंटू 2 रेस टू एन होता है ना, क्या हम इसको 2 रेस टू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं? ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है? फिर से रिवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है रे, ऊपर कर लो उसको, लो बस ये हो गया। दूसरी टर्म, 2 रेस टू टू अपॉन 2 रेस टू, अच्छा डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 9, ये आ गया। क्या ये नहीं समझ आया बेटा? ये किया, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आई डोंट नो कौन सी क्लास में पढ़ी, तो बेटा वही तो लगाया, x मेरा m है, n मेरा 1 है, ये मतलब मैं कैसे समझाऊं, ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी? तो m और n क्या है बेटा, यहाँ पे m क्या है? 2। देखो कंपेयर करो, m क्या है? 2, n क्या है? x। ऐसा लिख सकते हैं शायद, मतलब ठीक है। अब दोनों तरफ 2 रेस टू एक्स दिख रहा है अपन को, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए 2 रेस टू एक्स को हम मान लेते हैं t, सब्स्टिट्यूशन, और जैसे ही उसको t बोला तो ये बन गया 2t, 2 स्क्वायर 4 बाई टी इज इक्वल टू 9। ये डायरेक्ट भी लिखने की आदत डालो फर्स्ट से, ये थर्ड स्टेप, ये बीच वाली टर्म नहीं भी लिखूंगा मैं आगे जाके तो क्लिक कर लेना कि किसको क्या बोल के करा है। ये बार बार ये मैं प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा एक्सेस टू एम प्लस एन वाली, ठीक है। इसको तोड़ा, क्यों तोड़ा? क्योंकि दोनों में 2 रेस टू एक्स की टर्म दिख रही थी, रीजन सिर्फ ये था। तो सेम टाइप की टर्म्स हो तो अपन इसको कुछ मान सकते हैं ना आसान करने के लिए, बस ये पर्पस था मेरा। अब तो इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लो, 2t स्क्वायर प्लस 4, और जो t आएगा उधर ले जाके 90 करके लिख दूं, तो 2t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो? तो फैक्टर बन रहे हैं, चलो तो बताओ फैक्ट इक्वल टू टी क्या क्या वैल्यू? 4 और हाफ। टी इक्वल टू 4 आता है और टी इक्वल टू 1/2 आता है, यही आ रहा है सबका। हाँ हाँ
टी ए आ रहा है ना। नाउ हमसे टी पूछा था कि एक्स, तो अब x निकालेंगे। हमें पता है कि t हमारा 2 रेस टू x है, तो 2 रेस टू x को किससे इक्वेट करोगे 4, और एक बार 2 रेस टू x को किससे इक्वेट करोगे हाफ। ये सॉल्व करना सीखा है बचपन में। 2 रेस टू x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2। 2 रेस टू x इज इक्वल टू 2 रेस टू -1। तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे भी एक पॉइंट आना चाहिए कि सर यहाँ क्यों कंपेयर कर लिया, इधर भी तो करा ना कंपेयर, देखो दोनों तरफ x को 2 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, इसका रीजन भी तुम्हें आगे जाके मैं फंक्शन में बताऊंगा। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक ही इनपुट पे वो मिल सकता है, और वो दिख रहा है हमें यहाँ पे 2। कोई और वैल्यू पे ये वैल्यू सेम नहीं बनेगी, ये हम आगे जाके सीखेंगे फंक्शन जब डिटेल में जाएंगे। हम ये छोटी छोटी चीजों को भी बहुत डेप्थ में समझेंगे। खैर अभी तो डायरेक्ट कंपेयर करना था, दो वैल्यू आ गई -1 एंड 2, therefore x is equal to -1, 2, and this is my answer। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? Yes, sir. चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने इसीलिए दे दिया था ताकि तुम वो क्वाड्रेटिक फील कर पाओ, सब्स्टिट्यूशन फील कर पाओ। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे सब्स्टिट्यूशन वाले, जब बड़ी बड़ी इक्वेशन को छोटा कर दिया था, जब एक्सट्रीम के कोफिशिएंट सेम होते हैं, तब मैंने फर्स्ट टाइम बताया था तुम्हें फंडामेंटल क्लास में। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई, क्योंकि 19 जैसे क्वेश्चन ढेर सारे तुम्हें मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये बेसिकली रिमाइंडर कॉन्सेप्ट्स पे ही चलते हैं, कैसे क्या वो मैं बताता हूँ। तुम्हें बोला है इफ एफ एक्स इज अ, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल है इन 4 डिग्री, मतलब ये एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मतलब कैसा होता है कोई 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ऐसे ही होता है ना कोई 4 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, पर कितने अननोन होते हैं 4 डिग्री पॉलिनोमियल में? बेटा 4 डिग्री में 5 अननोन होंगे ना, a b c d e। हाँ बेटा वही बात कर रहा हूं मैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 डिग्री में दे दिया, अगर a b c d दे दिया फिर तो वो सॉल्व ही हो जाएगी इक्वेशन। तो अननोन क्या बोलेंगे, कितने अननोन कांस्टेंट्स या कौन कौन से अननोन चीजें जो पता चल जाए तो इक्वेशन पता चल जाएगी 5। क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं 3, a b c, हम वो पता कर रहे हैं जिनकी वैल्यू मिल जाए तो वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहां हम fx में 5 अननोन से लेके चल रहे हैं, और 5 अननोन है तो कितनी कंडीशंस देना जरूरी है, इक्वेशंस 5। क्या तुम्हें 5 इक्वेशंस दिए? हाँ दिए सर, 4 ही तो दिए, पांचवी एक और दिए, लीडिंग कोफिशिएंट उन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं फिर, अभी उस पर मैं समझाऊंगा अभी डिटेल में। इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन 4 डिग्री विथ लीडिंग कोएफिशिएंट 1 and f of 1 equals to 1, f of 2 equals to 2, f of 3 equals to 3, f of 4 equals to 4। तो f of 5 तो नहीं सोचा था ना? 29. नहीं हो सकता। अगर f of 5 सोच रहे हो मतलब तुमने फंक्शन मान लिया x, तभी तो जो इनपुट वही आउटपुट x। पर x कोई 4 डिग्री पॉलिनोमियल होता है क्या? x इज नॉट अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल, वो तो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो f of 5 तो नहीं सोचा ना किसी ने? हाँ बेटा बोलो। वही तो बताऊंगा बेटा, वही तो खेल है इस क्वेश्चन में। सॉल्विंग नहीं सीखेंगे बेटा यहाँ पे 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, नहीं नहीं, वरना मैं देता क्या ऐसा क्वेश्चन? नहीं, मेरे को तुम्हें सिखाना है क्या 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल? नहीं, बच्चे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल भी सही नहीं बोल पाते हैं, तो 4 तो मैं कभी नहीं दूंगा। क्या हाय है, और सॉल्व भी हो गए? हाय, फिर तो मुझे और ये टिपिकल वैल्यूज देनी थी फिर तो।
सबने वैसे ही करा, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। नहीं सर, x-1 x-2 ऐसे। हाँ बिल्कुल सही। अब सीखते हैं तरीका, अब तरीका सीखते हैं, ठीक है। जो तुमने बोला वो सही है, पर वो तरीका तो शायद कोई भी कर लेता, जो 7th 8th क्लास का भी बच्चा जिसको बस इक्वेशन सॉल्व करना आती है बस, ठीक है। बट वो ये तरीका नहीं है, और वो तो बहुत लेंदी तरीका है, पेपर में कर ही नहीं पाओगे इसको 1 मिनट में। ये 1 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक होता है, 1 मिनट में। और ये एनटीएससी स्टेज 2 का क्वेश्चन है, एनटीएससी स्टेज 2 का। ये कौन सा, मतलब ये वाला? अरे यार स्टेज 2 तो सब जगह सेम होता है बेटा। ठीक है, बट ये तुम्हें केवीपीवाई में भी मिल सकता है, क्योंकि आ चुका है इस टाइप का। ये एक आईओक्यू एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड होता है, उसमें भी मैथ्स फिजिक्स आता है बस फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसमें भी ये आ चुका है इस टाइप का। मतलब इस टाइप के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, और आने के भी चांसेस है। मैं अब आगे जो क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा ना, उसमें इस टाइप का एक आध दो क्वेश्चन और रखूंगा, ठीक है, ताकि फिर देखते सोच पाते हो कि नहीं। करें अब, चलो डिस्कस सर। हाँ एक चीज और बता दूं, जो बच्चों को नहीं पता होती है 12th में आके भी, बहुत सारी किताब वाले और एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 इतना बड़ा नहीं लिखता है, इसका कुछ होता है, मतलब एक वर्ड, नोटेशन नहीं बेटा, वर्ड, वो वर्ड होता है, याद रखना अब आगे से, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों को भी नहीं पता रहता है ये। और जब कोई अच्छी बुक करोगे, स्पेशली फॉरेन ऑथर की बुक कोई सी करते हो, तो वो ये वर्ड कभी यूज नहीं करते हैं, वो इसको लिखते हैं पॉलिनोमियल विथ लीडिंग कोएफिशिएंट 1 का मतलब होता है मोनिक पॉलिनोमियल। क्या होता है मतलब? मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होगा उस पॉलिनोमियल का? 1। मोनो मींस 1। याद रख सकते हो ये, क्योंकि बहुत सारों को, शायद किसी को भी नहीं पता होगा कि पता है यहाँ पे। मोनोमियल तो एक ही हो जाए। लीडिंग कोएफिशिएंट, जो मैक्सिमम डिग्री का कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। जैसे 5 डिग्री इक्वेशन है तो x⁵ का कोएफिशिएंट, x⁴ वाला बन रहा है तो उसका कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट उसको कहते हैं। हाँ बस वो, ये वर्ड्स बहुत यूज होंगे मैथ्स में, पता होने चाहिए। और आजकल ट्रेंडिंग में लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं है, क्या है? मोनिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं ये वर्ड भूलोगे नहीं, ये आगे कहीं ना कहीं आएगा जरूर। और अगर ये वर्ड समझ में नहीं आए तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि वो 1 बोला जा रहा है, कुछ अलग ही सोच लोगे और क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है। नहीं बस मोनिक के लिए ही होता है, ठीक है। वैसे उसको बोल सकते हैं डाई पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं होता है। वो एक आएगा आगे जाके, डाई एटॉमिक और वो सब गैसेस वगैरह केमिस्ट्री में ये वर्ड्स आते हैं, पर अभी मैथ्स में सिर्फ मोनिक पॉलिनोमियल मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट 1। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 का मतलब मैक्सिमम डिग्री का कोएफिशिएंट 1। ये भी चाहो लिखना है तो लिख लो, क्या पता आगे जाके भूल जाओ। फंडामेंटल्स में हम वो सब चीजें सीख रहे हैं जो तुम्हें नहीं आती हो या अटकचरी हो, उसका नाम ही फंडामेंटल्स है, ताकि 2 साल में दिक्कत नहीं हो कभी भी फिर तुम्हें। इज दैट क्लियर? चलो पहला फंडामेंटल पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अगर तुम्हें बोला जाए एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एफ को क्या अज्यूम कर सकते हो जरा बताओ? ax⁴, bx³ cx² dx प्लस e। इधर a कितना दिया हुआ है? 1। तो कितने अननोन बचे अपने पास अब, जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता? 4। तो 4 कंडीशंस भी देना जरूरी है ना, और वो गिवन भी है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये रख देंगे ना अपन, x की जगह 1 रख देंगे तो 1 आएगी वैल्यू। ऐसी 4 इक्वेशंस बनेगी और 4 वेरिएबल, 4 कंडीशन है ना। देयरफॉर 4 इक्वेशन एंड 4 अननोन। हाँ, we can solve but it will be a very lengthy and calculative approach, जो कि हम यहाँ सीख नहीं रहे हैं।
वो थोड़ी ना सिखाना है, वो सिखाने का जैसा कुछ होता ही नहीं, फिर मैं क्यों इसको सीक्यूटी में रखता। कुछ लॉजिक थोड़ी ना है इसमें, इसमें क्या लॉजिक है, इसमें तो कुछ भी लॉजिक नहीं है, तो ये थोड़ी ना सीक्यूटी में आएगा, ये तो प्रैक्टिस में दे देता है ऐसे ही। तो भाई क्या करे, क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल है तरीका, अब वो मैं तरीका तुम्हें समझाऊंगा। ये समझ में आया दूसरा पॉइंट, ये क्यों नहीं ले रहे ये भी समझ में आया। अब देखो जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो हमेशा फिट नहीं होगा, अगर वो फिट नहीं हो तो यही करना है, इसलिए ये लिखा है, पर यहां पे वो प्रिफरेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, थर्ड लॉजिक पे अगर अपन अब आए, जो कि बहुत लंबा जाएगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहां तक सबको समझ आ गया ना? अब ये आखिरी क्वेश्चन ही तो इसको हम अच्छे से ही समझेंगे ताकि आगे फिर कभी दिक्कत नहीं आए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, उस पॉइंट को समझाने के लिए पहले मुझे तुम्हें कुछ चीजें बतानी पड़ेगी वापस से, जो शायद तुम्हें पता है शायद ना पता हो, कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, ओके, समझाने के लिए ये, और अगर उसके रूट्स तुम्हें पता है अल्फा और बीटा, तो इस इक्वेशन को रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा है? कैसे लिखते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ए टाइम्स, क्योंकि अगर ए नहीं लगाओगे तो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ ax² है, कैसे होंगे बराबर? तो जब भी ऐसे लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं हमेशा? लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके रूट्स के फॉर्म में। हाँ, अगर तुम्हें इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0 करके इक्वेट करा हुआ है, तो फिर डायरेक्टली x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि a तो दूसरी तरफ चला जाएगा ना फिर, जिससे अल्फा बीटा मिलता है। पर यहाँ इक्वल टू 0 करके दिया है क्या? नहीं। जब भी तुम्हें किसी क्वाड्रेटिक को रूट्स के फॉर्मेट में लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो अगर कोई क्यूबिकल इक्वेशन हुई तो कैसे लिखेंगे? ए टाइम्स ऑफ, लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, वरना गलत कर दोगे तुम, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां तो 1 दिया हुआ है, अगर 2 दे देता और यहाँ 2 नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका यूज होने वाला है यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ जी। अरे यार, के वे कुछ नहीं, तुम जो कोफिशिएंट है बस वो, यहाँ के लिखोगे तो यहाँ के लिख देना, नोटेशन में मत लड़ो। नहीं नहीं बेटा, ए ही रहेगा, ठीक है, जो वहां पे वो वहां पे आएगा, ठीक है। चलो 4 डिग्री इक्वेशन हुई तो, जो कि यहां पर है, जिसका हम यूज करेंगे। कैसे लिखोगे इसको? ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। इज दैट क्लियर? अगर ये इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो फिर ए नहीं लगाओगे तो चलेगा, पर किसी पॉलिनोमियल को उसके रूट्स के फॉर्म में लिख रहे हो तो हमेशा ए टाइम्स करके करना है। याद रखोगे कि कोई एग्जांपल से भी बताऊं कि याद हो जाएगा? तुम कोई भी एक क्वाड्रेटिक लो, उसके रूट्स निकालो और फिर रख के देखो, सेम नहीं आएगा जब तक ए टाइम्स करके नहीं लिखोगे। पर जो क्वाड्रेटिक लो उसमें x² का कोई कोफिशिएंट रखना, 1 रखोगे तो फिर तो दिखेगा ही नहीं तुम्हें। 2x², ऐसी भी इक्वेशंस होती है ना, तुम देख लो उसके रूट्स निकालना और x माइनस करके लिखना, तुम्हें पता चल जाएगा। दूं क्या कोई एक एग्जांपल? चाहिए? ठीक है। 2x² माइनस 5x प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 2, क्या इसके रूट्स निकल सकते हैं? इसके रूट्स कितने आएंगे? रूट्स निकलेंगे ना इसके, -4 माइनस, नहीं नहीं इसको प्लस कर देते हैं अपन, -4, वैसे तो उससे भी निकल जाएंगे पर वो फिर रूट में आएंगे ना, इसलिए इससे रूट आ रहे हैं। क्या क्या आएंगे, कैसे करते थे इसको सॉल्व? -4x माइनस एक्स प्लस 2, 2 बाहर, रूट्स निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। 2x बाहर, x माइनस 2 माइनस बाहर, x माइनस 2, तो एक आएगा 2x माइनस 1 और एक आएगा x माइनस 2। ये समझ में आया? तो x कितने आ गए? हाफ और 2। अब अगर तुम इसको सिर्फ ऐसा लिख दो, x माइनस हाफ और x माइनस 2, ये दोनों बराबर नहीं है बेटा। लो एलसीएम लो, नीचे 2 आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा ना, नीचे क्या आ रहा है? 2, करके बताऊं क्या इसको भी मल्टीप्लाई? सेम एक्सप्रेशन दिखेगा पर नीचे अपॉन में 2 आएगा, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा मुझे? 2, ये 2। अगर इक्वल टू 0 है तो जरूरत है क्या? नहीं, वो तो 2 दूसरी तरफ जाके हट ही जाएगा ना।
तो अगर रूट्स के फॉर्मेट में लिखना है हमें किसी भी एक इक्वेशन को, तो वहां पे ये जरूरी है, ये जो कि यहां था हमेशा। अब क्लियर है? तो ये ऊपर वाला आप वैसे कभी मत भूलना, बस इक्वल टू 0 करके लिख रहे हो तो जरूरी नहीं होता है, पर हमेशा आदत ही तुम डालो a टाइम्स लिखने की, जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो। यहाँ पे मैंने 1 दिया है, आगे जाके क्वेश्चन जो दूंगा उसमें 1 नहीं दूंगा, इसलिए इतना डिटेल में बताया कि जो दूसरा होगा वहां पे वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक तो क्लियर है, इतना बेसिक पार्ट लॉजिक नंबर 3 में जो हमने पढ़ा? Yes. चल अब हम आते हैं लॉजिक नंबर 4। से इफ, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलता हूं, ध्यान से सुनना, P of 2 इक्वल टू 0, P of 3 इक्वल टू 0, ऐसा अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है? P मेरा पॉलिनोमियल है अगर मान लो, तो इसका मतलब क्या होता है? अपन ऐसा बोल सकते हैं इसको, मींस x equal to 2, 3 are the roots of P of x. रिवर्स, अगर रूट्स होता है तो वो सेटिस्फाई करता है, या वो इक्वल टू 0 है तो वो रूट्स होंगे। ये समझ आता है? आता है कि नहीं? बट ये कब होता है? जब इक्वल टू 0 रहता है तो। समझ में आया ये भी पॉइंट? भूलना मत, शायद पढ़ा है ये पहले तो, कि जिसको रख के इक्वल टू 0 आया तो उसको रूट कहते हैं। ये तो 7th 8th में टीचर ने फर्स्ट टाइम पढ़ाया होगा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, तो बात अलग है, पर अब याद रखना। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट जिसको तुम उस दिन जब रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो कैसे बोल रहे थे फटाफट, अब उस पॉइंट को समझाता हूं। मान लो मैंने दे दिया तुम्हें P of 2 equals to 1, मतलब उस पॉलिनोमियल में जब 2 रखा x की जगह तो वैल्यू आई 1। इसका मतलब क्या है? X minus 2. ऐसे ही P of 3 दे दिया मैंने 5, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है Px को जब डिवाइड करा गया x माइनस 2 से तो रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर आया 1। क्या इसको पूरा डिराइव करके बताऊं? वही x माइनस 2 लिख के फैक्टर्स के फॉर्म में बताया था ना। ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है P of 2 इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। क्यों, ऐसा क्यों, उसका भी प्रूफ अगर समझना है तो इसको P of x अपना है तो उसको अपन लिखेंगे Q of x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू आर, ऐसा लिखते हैं ना अपन, सॉरी प्लस आर। और लीनियर डिग्री का मतलब कांस्टेंट ही होगा क्योंकि लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं। अब x की जगह क्या रख दिया है यहाँ पे? 2। अगर x की जगह 2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 0 ही हो जाएगा, वो r हो जाएगा, और वो तुम्हें दिया हुआ है 1। ये रीजन से हम इसको ऐसा रीड करते हैं। ये सब रिमाइंडर जब कॉन्सेप्ट आती है तब पढ़ाया जाता है, पॉलिनोमियल के रिमाइंडर डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन में ये सब आता है थ्योरी। तो P of 3 इक्वल टू 5 का मतलब बताओ? जब उस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया होगा? से, तो रिमाइंडर कितना आया होगा? एनी डाउट? और ऐसे ही एक फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो भी याद रखना, वो भी काम आएगा। ठीक है, इसको प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है, ये कैसे बोला मैंने? हाँ बेटा बोलो। अच्छा मैं समझा, तुमने शायद पिछली क्लास अटेंड नहीं करी होगी। हाँ अच्छा, हाँ तभी ये पिछली क्लास में पूरा समझाया था। कोई बात नहीं, अपन फिर से एक बार ब्रीफ देख लेते, फिर तुम लेक्चर देख लेना वो पुराना वाला। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्या। ओके देखो सुनो, तुमने एक पढ़ा था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम P ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशिएंट आएगा प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा। जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर वो लीनियर है तो रिमाइंडर होता है कांस्टेंट हमेशा। अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करो तो रिमाइंडर लीनियर या कांस्टेंट या जीरो होता है। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ, हमेशा एक डिग्री कम होता है रिमाइंडर जिससे भी डिवाइड करे। अब वो तुम देख लेना वो तो ठीक है। तो एक लीनियर से करा तो यहाँ कांस्टेंट होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं ना अपन फॉर्मूला अपना जो होता है। अब इसमें x की जगह 2 रखो क्योंकि P of 2 1 था, तो 2 रखोगे तो ये P of 2 बनेगा। ये तो पूरी टर्म ही गायब हो गई क्योंकि x माइनस 2 0 हो जाएगा, क्वेश्चन की कोई जरूरत ही नहीं है, तो r ही बचा। और P of 2 तुम्हें 1 दिया है, मतलब r मेरा 1 है। इसका मतलब जब P of x को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मीनिंग ये होता है।
तो बगल वाले का भी मीनिंग वही होगा। अब क्लियर है? बाकी तुम जब वो देखोगे ना तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये सब लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे इस क्वेश्चन के लिए। लॉजिक नंबर 4 था ये। लॉजिक नंबर 3 में रूट्स पता हो तो, रूट्स नहीं पता हो कुछ और दे दे वैल्यू तो उसका मीनिंग क्या होता है वो देखा अपन ने। इसका मतलब तो रूट हो जाता है x = 2, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको दूसरा मीनिंग क्या बोल सकते हैं अपन, और x - 2 से जब डिवाइड करा गया px को तो रिमाइंडर कितना आया 0, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। नीचे वाले से इफ से अपन ये भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, p(3) = 0 मतलब p(x) को किससे डिवाइड करा से, तो रिमाइंडर कितना आया 0। अगर कुछ और वैल्यू होती तो अपन वो लिखते हैं। क्लियर हो गया? ये सब हो गया। ये लीनियर के लिए ये पार्ट हमेशा याद रखना, ये रूट्स। अब हमारे क्वेश्चन पे हम आते हैं, हमें क्या गिवन है। हमें क्या गिवन है, f(1) 1, f(2) 2, f(3) 3। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो क्या मतलब है f(1) 1 का मतलब, जब इस फंक्शन को 4 डिग्री पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 1। मतलब ये सब तुम्हें क्या गिवन है, रिमाइंडर्स गिवन है। तुमने जो तरीका लगाया यहाँ पे तुमने इक्वेशन सॉल्विंग का लगाया, और मैं इस क्वेश्चन को रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से क्रैक करूंगा फटाफट, क्योंकि मुझे सिर्फ रिमाइंडर ही तो पूछा है। देखो, अरे जब फंक्शन को x - 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या है यही पूछ रहे हैं ना। 4 रिमाइंडर दे दिए, 5वां पूछ रहे हैं। अब समझ में आया कि इस क्वेश्चन को रिमाइंडर टेक्निक से भी कर सकते हैं। नहीं कर पाओगे तो यही तरीका इक्वेशन सॉल्विंग। ओके, चलो तो मैं ये डेटा को वापस उठा लूं। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ये याद रखना। चलो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, और अब एक और बहुत बेहतरीन लॉजिक आएगा जो 10 तक नहीं पढ़ा वो फर्स्ट टाइम तुम अब पढ़ने वाले हो। ओलंपियाड लेवल की तैयारी करिए तो बात अलग है, उसमें बच्चे पढ़ लेते हैं। चलो पॉइंट है अपना नाउ, क्या क्या गिवन है बताओ डेटा। f(1) 1, f(2) बोलो 2, f(3) क्या गिवन है 3, f(4) नाउ हमें ये सब वैल्यूज हमें गिवन है। इज दैट क्लियर? ये वैल्यूज गिवन है, इसको कैसे रीड कर सकते हैं वो तो समझ आ गया ना, कि fx को जब x - 1 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 1, x - 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 2, एंड सो ऑन। बट अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, सिर्फ इतना समझने से दिक्कत क्या हो रही है कि fx को अलग अलग टर्म से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो डील करना बहुत टफ हो रहा है। किसी एक ही टर्म से डिवाइड करना होता तो बात अलग होती, या यहाँ पे सब में 0 आ जाता तो वो सब रूट्स ही हो जाते हैं उसके। और एक 4 डिग्री इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 रियल रूट्स ही हो सकते हैं ना, या जो भी रूट्स होंगे वो 4 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब समझना, लेट मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तुमने एक लॉजिक देखा कि किस वैल्यू को रख के वैल्यू कैसी आ रही है, वो लॉजिक क्रैक हुआ कि जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है, मतलब जो x है वही fx है, ऐसा बोल सकता हूं। fx तो अपना 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, पर ये जो रिमाइंडर वाली जो वैल्यूज दी हुई है उससे हम क्या क्रैक कर सकते हैं कि जो x है वही मेरी fx की वैल्यू है। हियर जो x है ये पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, ये बदलता जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न सोचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और ये अपना मेंटल एबिलिटी का पार्ट होगा कि पैटर्न क्या इनपुट और वैल्यू में। यहां पे बहुत इजी दिया मैंने, क्या जो x है वही fx की वैल्यू है, क्योंकि ये ही इस क्वेश्चन का मेन लॉजिक है। बाकी सब तो बस 10 के रिकैप करवाई थी चीजें। तो जो x है वही fx की वैल्यू है, ये पैटर्न सोच सकते हो ना। ये अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, कि जैसे मैंने जो x है उसमें +1 करेंगे तब जाके आउटपुट आएगा, ये भी एक पैटर्न हो सकता है। जो x है उसमें 2 मल्टीप्लाई करो वो आउटपुट आएगा, ये भी एक पैटर्न है। पैटर्न देखे ना कभी, अलग अलग पैटर्न्स। -3 करो वो आउटपुट आ रहा है, कैसा भी हो सकता है पैटर्न। तो ये एक वन ऑफ द पैटर्न है यहाँ पे, जो हमने सबसे इजी वाला उठाया है समझने के लिए। ठीक है, हाँ अब अपन आते हैं लेट।
हम एक नया पॉलिनोमियल फंक्शन बनाएंगे। रिपीट करो, हम एक नया पॉलिनोमियल फंक्शन बनाएंगे। वी विल फॉर्म अ न्यू पॉलिनोमियल। क्या सोचते हुए? जिसके रूट्स 1 2 3 4 हो जाए। हमें अभी तो ये नहीं है ना रूट एफ एक्स के। अगर एफ एक्स की रूट होते तो इक्वल टू में क्या होते हैं? 0 0 0 0। समझ में आ रहा है? पर अब हम ऐसा पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसके रूट्स हो जाए 1 2 3 4, जो तुम्हें रिमाइंडर x माइनस 1 और ये सब दिया हुआ है। तो ऐसा सोच सकते हो, ऐसा पॉलिनोमियल, न्यू पॉलिनोमियल। देखो मैं बनाता हूं। अब बताओ, मैंने एक नया पॉलिनोमियल बनाया जिसको मैंने कैसा माना है? एफ एक्स में x सब्ट्रैक्ट करके। एफ एक्स जो भी वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसमें एक x सब्ट्रैक्ट कर दिया और वो एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा। अरे एक पॉलिनोमियल में कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो वो नया हो जाएगा ना, कुछ ऐड भी करो तो नया हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई करो तो भी नया हो जाएगा। तो एफ एक्स माइनस एक्स माना। क्या बेनिफिट हुआ? अब सब p ऑफ x के रूट्स मिल रहे हैं मुझे। थोड़ा सा ध्यान से देखो। और ये माइनस एक्स ही क्यों करा? क्योंकि जो पैटर्न था वो पैटर्न क्या बता रहा है कि जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो आउटपुट में से इनपुट हटा दूंगा तो 0 मिलेगा ना मुझे। देखो मैं बताता हूं। नाउ रखो x को 1, तो कितना बनेगा? p ऑफ 1 f ऑफ 1 माइनस 1। क्या ये वैल्यू 0 है? क्यों है भाई 0? अरे क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ 1 1, तो ये तो 0 आएगा ना, मतलब p ऑफ 1 0 मिला। अब रखो x की जगह 2, तो p ऑफ 2 कितना आएगा बोलो? f ऑफ 2 माइनस 2। f ऑफ x माइनस x है ना, वो भी 0 होगा क्योंकि f ऑफ 2 तुम्हें 2 गिवन है। पैटर्न वही तो था, इसलिए तो वही माना। मतलब ये जो न्यू पॉलिनोमियल अज्यूम करा है, ये पॉइंट है मेन चीज, जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्रैक हो जाता है फटाफट। ये धीरे धीरे समझ आने लगेंगे तुम्हें बहुत, जब नेक्स्ट क्लास में अपन और क्वेश्चन करेंगे ना ऐसे। p ऑफ 4 भी बता दो कितना होगा? वो भी 0 होगा। तो इन चार चीजों से हम क्या कमेंट कर सकते हैं? देयरफॉर जो px है वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। उसके रूट्स क्या है? 1 2 3 4। और जिस पॉलिनोमियल के रूट्स पता होते हैं उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये रहा ऊपर। पर उसमें एक a टाइम्स करके भी आता है, और a तुम्हें इसीलिए कितना दिया हुआ है? 1। अगर वो बोल देते कुछ और तो वो और हो जाता। मैं आऊंगा भी उस पॉइंट पे भी, ठीक है। ये मतलब px पता है किस टाइप का दिख रहा है? एक सेकंड, वो तो है ही, वो तो है ही। यही है ना पॉलिनोमियल? चाहो तो उस x को उधर ले जाना, d माइनस 1 करके लिख देना। यही है ना पॉलिनोमियल? ये मैंने इसलिए लिखा, ये बताने के लिए कि x सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी px जो नया बनाया वो भी 4 डिग्री का ही पॉलिनोमियल होगा ना। fx 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसमें x सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिग्री बदली क्या पॉलिनोमियल की? अरे 4 की 4 ही है। कब बदल सकती है? जब a x रेज टू 4 से सब्ट्रैक्ट करूं तब, वरना तो हमेशा x रेज टू 4 रहेगा। एक और चीज, जो fx का लीडिंग कोफिशिएंट है वही px का भी होगा ना लीडिंग कोएफिशिएंट। इसको कुछ भी करा क्या अपन ने? नहीं। मतलब दोनों का लीडिंग कोएफिशिएंट सेम ही रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ इसके कोएफिशिएंट को बदल रहा है, x के कोएफिशिएंट को। fx के को ये लीडिंग कोएफिशिएंट को बदला क्या? नहीं। इतना समझ में आया? यही पॉइंट मैं यहां पे नीचे, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। देयरफॉर लीडिंग कोएफिशिएंट of p of x will also be what? A unchanged। बदलेगा तो जो बने वो और कर लेना। और क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है? a, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a कितना दिया हुआ है? 1, क्योंकि वो मोनिक पॉलिनोमियल है। अरे a कहां से कट हो जाएगा बेटा? a कहीं से कट। अरे अभी देखो, अभी कट नहीं होगा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ।
कुछ कट नहीं होगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये समझ आया कि नहीं? मैं एक बार वापस से पूरे क्वेश्चन को वापस समझाऊंगा और इस क्वेश्चन को रीडू जरूर करना, और हर पॉइंट में मैंने लॉजिक दिया है कि ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि अब देखा जाए तो क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा। किताबों में जब क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वो fx माइनस एक्स मान के, ये वाला, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। पर ऐसा कैसे सोचा, वो पूरी थ्योरी मैंने ऊपर से तुम्हें समझाते आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में यही तो दिक्कत है, सॉल्यूशन तो मिल जाएंगे पर वो लिखा कैसे वो हम नहीं थिंक कर सकते। ऐसा मान लोगे ऐसा हो जाएगा फिर आंसर आ जाएगा, ये तो बहुत आसान है, पर पेपर में तुमसे ऐसा हो जाएगा ऐसा कहां होता है, वो पहले ही स्टेप नहीं क्लिक होता है, वो क्लिकिंग फैक्टर सीखा हमने, ठीक है, इतना समझ में आया। देयरफॉर, हाँ एक और लिख देना यहाँ पे पॉइंट, ऑल्सो px कितने डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल ही रहेगा, पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके रूट्स क्या है 1 2 3 4, देयरफॉर px क्या होगा बताओ, fx माइनस एक्स तो है ही सही, वो तो लिख ही देता हूं, और आगे क्या होगा a टाइम्स ऑफ, a को फिर मैं 1 कर दूंगा, क्या क्या रूट्स है इसके, अगर 5 डिग्री पॉलिनोमियल बनता ना तो एक x माइनस डेल्टा भी लगाना पड़ता कुछ और, वो अननोन रह जाता। 5 डिग्री पॉलिनोमियल में 4 रूट्स है तो एक रूट को कुछ और मानना पड़ता ना। फिर बोलो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हम fx को ऐसा नहीं लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि fx इक्वल टू 0 नहीं था उन पे, fx तो ना 0 दिया हुआ था, दे देते 1 2 3 4 पे 0 तो डायरेक्ट ही लिख देता, फिर तो इक्वेशन ही आ जाती फंक्शन की, फिर तो कुछ बचता ही नहीं। पर ऐसा दिया था क्या, f(1) 0 दिया था क्या, f(2) 0 दिया क्या क्वेश्चन में, नहीं, पर हमने एक ऐसा px बना लिया जिससे वो 0 बन जाए, और फिर हम उसके रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज ओवर, खत्म हो गया है, आंसर आ गया है, क्योंकि अब a कितना है 1, इसलिए लीडिंग कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं लिखोगे तो आंसर बदल सकता है, अगर मैं लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ और दे देता तो रिमाइंडर बदल जाएगा। चलो तो p ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स, px का कोई काम नहीं था, बस वो रूट्स में लिखने का पॉइंट था बस। अब तो तुमसे क्या पूछा है बताओ, पहली 4 वैल्यूज तो गिवन है और वो ये इसको प्रूव भी कर रही है, रख के देख लेना। तुमसे पूछा है अब क्या, f ऑफ 5 है ना, देयरफॉर x की जगह क्या रख दोगे 5, f ऑफ 5 निकालना तो 5 ही तो रखोगे, p ऑफ 5 से कोई मतलब नहीं है हमें, वो तो हमने माना था। हाँ 4 4 4 4, नहीं 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 नहीं, वो 4 ही है, जो ऊपर है वो नीचे। चलो f ऑफ 5 माइनस 5, a तो कितना है 1 है, यहाँ पे हटा ही देता हूँ ना यार मैं, जब ऊपर लिख ही दिया है तो 24. तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 बताओ कितना होगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, सब जगह रखेंगे ना, इक्वल है तो हमेशा ही बराबर है, हर वैल्यू के लिए बराबर होगा, ये लिख दिया। तो f ऑफ 5 माइनस 5 कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो f ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5 को देखिए कितना हो रहा है 29 24 overall. प्लस 5, 5 उधर गया ना, तो f ऑफ 5 कितना आ गया 29। क्या यही आया था आंसर तुम्हारा, ये नहीं आया तो तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती है, क्योंकि आएगा तो यही, तुम बहुत लेंथी अप्रोच भी करो आंसर थोड़ा बदल सकता है। दो चीज कैसे हो सकती है, एक फंक्शन में कुछ रखे अलग अलग आउटपुट आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं, वो फंक्शन ही नहीं होता है, फिर एक इनपुट पे कभी भी दो आउटपुट आ ही नहीं सकते, ये फंक्शन की डेफिनेशन अपन आगे जाके पढ़ेंगे। तो आंसर तो एक ही आना था और वो आएगा यहाँ पे 29। अब हाँ नहीं दिया होगा तो तुम्हें कोई एक और वैल्यू दे देंगे, f ऑफ 3 इक्वल टू कुछ और दे देंगे अलग ही, तो उसको यहाँ रख देते ना पहले, जैसे मान लो तुम्हें a ना देते हुए तुम्हें दे दिया होता f ऑफ 9 मेरा 1 के बराबर है, तो यहां से यहां तक में पूरे में तुम x की जगह क्या रखते हैं 9, और f ऑफ 9 1, शांति, तो उससे x ये a निकल जाता ना, फिर a की तो अननोन है। अब बोलो, अरे तो बोल, अरे ऐसा हो सकता है बेटा, ऐसे कभी देखे नहीं उससे कुछ नहीं हो सकता है बेटा, सब हो सकता है, सेम भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है हाँ
हाँ, और उससे a निकाल लेंगे और फिर रख देंगे। समझ आया? पर मैंने एक वैल्यू नहीं देते हुए मैंने a दे ही दिया, ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल में 5 अननोन तो होते ही है, तो या तो 5 कंडीशंस दो या 4 देके और एक की वैल्यू पहले ही बता दो। ये हमेशा याद रखना कि अगर 4 डिग्री है तो 5 अननोन होंगे, 6 डिग्री है तो 7 अननोन होंगे। 5 कैसे हो सकते हैं 6 डिग्री में यार? तुम्हारा बहुत कमजोर है। तुम्हें किसने पढ़ाया था पॉलिनोमियल जब पढ़ाया गया था? तुम्हें ax⁴ ये भी तुम्हें नहीं पता कितने आते हैं उसमें वेरिएबल। डोंट नो किसने पढ़ाया तुम्हें। इतने कमजोर तो मत बनो यार, वरना वो 7th 8th की किताबें खोलो, कब आता है पॉलिनोमियल? 9th में आता है, कब आता है? वो जो भी है उसमें ओपन करके देखो, वो पढ़ो। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर कट दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक में 3 होते हैं एबीसी अननोन, 4 डिग्री में 5 होते हैं। तो बेटा ये तो सही बोलो। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को रिकैप करते हैं। इफ fx कोई भी एक पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का विद लीडिंग कोफिशिएंट 1 और 4 वैल्यूज गिवन है। 4 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब कितने अननोन? 5, बट एक दे दिया तो फिर 4 ही बचेंगे और 4 कंडीशंस दे दी। तो हम चाहते तो इस वे में भी कर सकते थे जो तुमने किया, बट ये बहुत लेंदी होता है। लीडिंग कोफिशिएंट 1 का दूसरा नाम क्या होता है? मोनिक पॉलिनोमियल, कभी मत भूलना। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब मैक्सिमम डिग्री का कोएफिशिएंट 1। चलो, दूसरा जो लॉजिक, जब भी रूट्स तुम्हें दे दे तो a टाइम्स करके लिखते हैं। अगर इक्वल टू 0 करके दे दिया उसको तो फिर a नहीं लगाओ तो भी चलता है, पर अपन जब इक्वेट कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 नहीं होता है। ये बराबर इक्वल टू ये बराबर लिख रहे हैं तो a लिखना जरूरी है। और वो दिख भी रहा है कि जब तुम अंदर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो x² बनेगा, और यहाँ कितना है? a है, तो ऑब्वियसली ax² बनाने के लिए एक a होना जरूरी है। ये रूट्स के फॉर्म में ऐसा लिख देते हैं। इसका एक जस्टिफिकेशन भी मैंने दिया कि क्यों जरूरी अगर इक्वेट करके लिखना हो तो। फिर आएगा ये वाला पार्ट कि मान लो अगर तुम्हें ऐसे दे दे p(2 0 p(3 0), तो इसका मतलब क्या होता है? रूट से उस पॉलिनोमियल के अगर 0 दे रहे तो, या उस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 मतलब वो रूट हो गया ना, परफेक्टली डिविजिबल हो गया। ऐसे ही अब p(2 1 दे दे तो x-2 से डिवाइड करा है तो रिमाइंडर 1 है, और इससे तुम समझ सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये था, अलग अलग से डिवाइड कर करके रिमाइंडर आ रहा है, वी कांट डील, अलग अलग एक्सप्रेशंस है, तो मैं चाहता था कि इसको रूट्स बनाओ। एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढो जिसके रूट्स 1 2 3 4 हो जाए जो वैल्यूज गिवन है। fx के तो रूट्स नहीं है 1 2 3 4, ये तो कंफर्म है, ये तो रिमाइंडर है। मुझे रूट्स बनाना है, तो कैसा फंक्शन सपोज करें? जो रिलेशन दिख रहा है वैसा अकॉर्डिंगली, जैसे इनपुट आउटपुट सेम था तो fx माइनस एक्स, आगे मैं तुम्हें दूंगा, वहां तुम सोचना। तुम्हें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिससे कि वो उसके रूट बने, मतलब 0 बने। ये मैं ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, फिर मजा नहीं आएगा सीक्यूटी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जैसे कि 1 होगा यहाँ पे fx माइनस एक्स, देखो तो f(1 - 1) 0 ही हो रहा है, f(2 - 2) 0 ही हो रहा है, f(3 - 3) एक तरफ लेकर आ जाओ ना, f(1 - 1) 0 बन रहा है, मतलब fx माइनस एक्स होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, सब में सेम पैटर्न होना चाहिए। अगर सब में सेम पैटर्न नहीं है तो फिर तुम लिख ही नहीं पाओगे एक टाइप से फिर। ठीक है, इसको एक तरफ भी ले जाके लिखना हो तो लिख सकते हो कि वो कैसे सोचा, इस तरीके से 0 लाना है ना। तो ये क्या बता रहा है, 0 कब आएगा? जब fx माइनस एक्स हो जाएगा, तो वो हमने पॉलिनोमियल माना। अब x से सब्ट्रैक्ट करने से क्या डिग्री चेंज होगी क्या? नहीं, डिग्री तो 4 की 4 ही है। और लीडिंग कोएफिशिएंट बदलेगा क्या? नहीं, वो भी 1 है, ax⁴ को तो कुछ नहीं हुआ, तो px की भी लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 ही होगा। ये हमने प्रूव भी कर लिया कि वो रूट्स हो गए, और फिर हमने px के रूट्स के फॉर्म में लिखा, और px हमने उसको fx माइनस एक्स माना था। तो अभी तक तो तुम क्या पढ़ते थे 10 तक कि fx के रूट से तो a टाइम्स करके ऐसा लिख देते हैं, पर अगर वो रूट नहीं है तो किसी और के तो रूट हो सकते हैं ना, हमने वो सोचा, और वो fx माइनस एक्स के रूट है। और फिर क्या रखना है? 5 रख दो, 5 पे वैल्यू पूछी ना, क्योंकि तुमसे पूछा तो क्या था? रिमाइंडर ही तो पूछा था, जब x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो, और वो हमें पता है 5 रख दो, तो f(5) आ रहा है, इसको उधर ले जाना मत भूलना। 29 will be my answer। हाँ बेटा बोलो। px दे दिया, हाँ, तो वो तो यहाँ इसी में रख रख के निकाल लेना, फिर तो इसी में रखते जाओ, 1 रखते जाओ, 2 रखते जाओ, कुछ अननोन है तो वो निकाल दो। नहीं मतलब पहले तो हमें इक्वेशन में fx - x दिया नहीं होगा, सिर्फ इतना दिया कि dx =
हाँ तो वो तो रूट्स हो गए, तो फिर तो वो तो अलग ही हो जाएगा, वो तो रूट्स गिवन दे दिए क्वेश्चन में डायरेक्ट ही, फिर ये सब थोड़ा ना कुछ लगेगा। जब रिमाइंडर देते तो रूट्स के फॉर्म में वाला फंक्शन सोचना है। हाँ हाँ, जिसके रूट्स बने वो, उल्टा नहीं होता, उल्टा नहीं पूछेंगे। रूट से रिमाइंडर सोचना नहीं, ऐसा नहीं, रिमाइंडर से रूट सोचना, क्योंकि रूट्स आसान होता है फिर सोचना। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये सबको? तो भूलना मत, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो तो हम यही वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। अब नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस देंगे वो कर लेना। हाँ बोलो। एक मिनट बता रहा हूँ मैं, सेशन को एंड करूँ। हाँ 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 हाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।